ऑक्सीडेशन और ई नॉट सेल मतलब ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड करना सीख चुके थे। यहाँ तक फाइंड हो गया था। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। वहां पे जब हम फाइंड कर रहे थे तो एक वैल्यू आ रहा था, जैसे जिंक का ये -0.76, ये वैल्यू बोले थे कि याद करने का कोई जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। अब यही वाला वैल्यू यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ये जो अरेंजमेंट है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाता है अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट किसके बेसिस पे किया हुआ है, ये एसआरपी वैल्यू के बेसिस पे अरेंजमेंट किया गया है। एसआरपी वैल्यू किस ऑर्डर में लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एसआरपी वैल्यू को लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे ये माइनस में 3.05 है और नीचे जा रहे हैं तो 2.87 है, मतलब ये वैल्यू नीचे जाते जाते वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, एसआरपी वैल्यू। तो अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है तो बोलना कि द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड, किसका अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रोड का अरेंजमेंट है, जो किसके बेसिस पे, इंक्रीजिंग एसआरपी वैल्यू ऑर्डर पे बेस है। ये इलेक्ट्रोड किसके बेसिस पे फाइंड किया जाता है, तो हाइड्रोजन के बेसिस पे। ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पे ये 0.01 ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन का जो फाइंड करना होगा इलेक्ट्रोड, तो ये वाला वैल्यू सिर्फ यहाँ पे याद रखना है, बाकी इसमें से कोई भी वैल्यू याद रखने का जरूरत नहीं है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे बस ये वाला हाइड्रोजन का वैल्यू याद रखना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑन द बेसिस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी वैल्यू। और ये लास्ट में जो लिखा हुआ कैन बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू एसएचई। ये एसएच स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यही इसी को बोलते हैं जो स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्टैंडर्ड वैल्यू कितना मानते हैं, 0। ये नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों बनाने का जरूरत पड़ा और ये काम कैसे करता है। फिलहाल बस ये बात को याद रखना कि यहाँ पे स्टैंडर्ड है कितना, 0। अब देखो ये अरेंजमेंट तो हम किसके बेसिस पे, एसआरपी, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन +1 से कहाँ जा रहा है, फ्री स्टेट में, मतलब 0। तो ये नंबर घट रहा है और घट रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है तो एसआरपी वैल्यू लिखा हुआ है। हम जब नीचे के साइड जा रहे हैं तो एसआरपी और एसओपी अब पता हो गया होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो नीचे जा रहे हैं तो एसआरपी वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर नीचे जाते वक्त एसआरपी वैल्यू बढ़ रहा है मतलब एसओपी वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन के फॉर्म में याद रखना, ये दोनों एक नंबर वाला में पूछा जाता है। अगर पूछा जाए कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है तो याद रखना किसका, लिथियम। आंसर में हमेशा टिक करना लिथियम। अगर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाए, अगर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाए तो आंसर कौन होगा, फ्लोरीन। तो ये दोनों काफी बार एक नंबर में पूछा गया है, तो ये दोनों को आंसर के फॉर्म में ही याद रखना, बेस्ट रिड्यूसिंग लिथियम और बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग फ्लोरीन है। अब थोड़ा इसमें और देख लेते हैं। ये 25 डिग्री और 298 केल्विन, डिग्री को अगर केल्विन में चेंज करें तो 25 डिग्री केल्विन में चेंज करने के बाद 298 केल्विन ही आएगा। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करें तो अब ये जो वैल्यू है वो किस टेम्परेचर पे वैलिड है, वो 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन पे ही वैलिड है। और जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में, वो सिर्फ और सिर्फ कितना डिग्री का होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे ही न्यूमेरिकल होगा या 298 केल्विन लिखा हुआ होगा। डिग्री में होगा तो केल्विन में चेंज कर देंगे। अब थोड़ा यहाँ हम इसके नोट पॉइंट में देखते हैं। यहाँ पे नोट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर किसी का एसआरपी वैल्यू, एसआरपी का टेंडेंसी क्या होगा, रिड्यूसिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा तो वो किसके तरफ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। देखो अगर हायर द एसआरपी वैल्यू किसका ज्यादा है, ज्यादा नीचे जाएंगे तो ये वाला वैल्यू क्या मिलेगा, एसआरपी ज्यादा। सबसे ज्यादा एसआरपी इसका है, अगर इसका सबसे ज्यादा एसआरपी है तो इसका टेंडेंसी क्या होगा, रिड्यूसिंग टेंडेंसी। और अगर रिड्यूसिंग टेंडेंसी है तभी तो ये कौन से एजेंट के काम कर रहा है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। उल्टा याद रखवाते हैं कि जहां रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जहां ऑक्सीडेशन वो कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ रिड्यूस करने का टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए क्या है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वैसे अगर लोअर एसआरपी वैल्यू होगा तो उसको ऑक्सीडेशन का टेंडेंसी ज्यादा होगा और उसका स्ट्रॉन्ग क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो नीचे गए तो मोस्ट एसआरपी वैल्यू मिला और ऊपर ये सबसे लीस्ट एसआरपी वैल्यू है, सबसे लीस्ट एसआरपी वैल्यू है। तो इसका कौन सा टेंडेंसी ज्यादा है, ऑक्सीडेशन का टेंडेंसी ज्यादा है और ऑक्सीडेशन का टेंडेंसी ज्यादा है मतलब ये कौन सा वाला एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा है। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों सिमिलर एक जैसा ही है। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर ये वाला हमको सीरीज दिया हुआ है और इस सीरीज देकर अगर हमको बोले कि सेल कंस्ट्रक्ट करना है, तो सेल कंस्ट्रक्ट मतलब ई नॉट सेल इक्वल टू एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड, यही फॉर्मूला था एसआर ई नॉट सेल निकालने के लिए, ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए। तो अगर हमको दो इलेक्ट्रोड चुनना होगा, तो दो इलेक्ट्रोड चुनना होगा तो हम एनोड जो होगा वो कहां से लेंगे, ऊपर में लेंगे और कैथोड कहां से लेंगे, नीचे में लेंगे। मतलब देखो अगर हमको सेल बनाना है तो एनोड कहां से बोल रहा है, तो ऊपर से लेने के लिए एनोड ऊपर से ले लेते हैं। मतलब इसको हम अभी क्या मान के चल रहे हैं, ये एनोड। अब कैथोड कहां से लेंगे, ये उसके नीचे से, ये वाला को कैथोड लेंगे। क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला में डालेंगे तो -2.71 माइनस, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3.05। तो ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि हम एनोड ही कहां से लेते हैं, नीचे से, और कैथोड कहां से लेते हैं, ऊपर से, तो ऐसा करने के बाद क्या होगा, एसआरपी कैथोड मतलब ये वाला वैल्यू लेते हैं -3.05 और माइनस माइनस फिर प्लस हो जाता और ये 2.71। तो ये वैल्यू कैसा आ जाता, नेगेटिव वैल्यू आ जाता। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि अगर इलेक्ट्रोड, अगर ये सीरीज दिया हुआ है और हमको सेल बनाना है तो एनोड हम ऊपर से लेंगे। अगर ये वाला एनोड लिए तो ये कैथोड, इसके नीचे कोई भी कैथोड ले सकते हैं। अगर ये एनोड लिए तो ये इधर ऊपर में अब कोई कैथोड नहीं लेंगे, कहाँ लेंगे, इधर नीचे में लेंगे। हमेशा जब जहां एनोड लेंगे उसके नीचे वाला से क्या लेंगे, कैथोड लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि ये वैल्यू ईएमएफ या ई नॉट सेल का वैल्यू जो हो वो क्या आए, पॉजिटिव आए। अगर नेगेटिव आ गया तो वो तो सेल काम ही नहीं करेगा। पिछले क्लास में ही बताया थे कि ई नॉट सेल हमको कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। अगर सेल प्रॉपर वर्किंग करना होगा तो सेल प्रॉपर वर्किंग करनी पॉजिटिव वैल्यू तो तभी आएगा जब एनोड ऊपर से ले और कैथोड कहीं नीचे से ले। तो ये थर्ड पॉइंट यही लिखा हुआ है। और फोर्थ पॉइंट जो अभी बताया वही लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्शन अगर गैल्वेनिक सेल का करेंगे तो हमको ई सेल क्या, ई नॉट सेल का वैल्यू कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ताकि ये सेल क्या करे, प्रॉपर वर्किंग करे। नेक्स्ट वाले अगले पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ, ये बचपन से पढ़ते आया कि अगर कोई मेटल ऊपर वाला है और नीचे वाला है तो जिसका ये मोर रिएक्टिव है और ये क्या है, लेस रिएक्टिव, तो ये क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन कॉपर कहाँ है, नीचे है, और जिंक कहाँ होगा, ऊपर। तो इस कंडीशन में ये डिस्प्लेस नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। नेक्स्ट उसके लिखा हुआ है कि हम जैसे जैसे नीचे मूव करते जाते हैं वहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर घटने के कारण क्या हो रहा है, ये रिड्यूस मतलब ये मेटल का रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, घट रहा है। देखो अगर ग्रुप 1 पढ़ते हैं, जैसे ग्रुप 1 में कौन होता है, हाइड्रोजन को हटा ही देते हैं, ली ना के रख, ये वाला सब ग्रुप 1 में होता है। आखिरी में सब में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक, इसलिए सब में कितना हो जाता है, +1। लेकिन यहाँ मैग्नीशियम ये बेटा माने इसमें जाते हैं तो सब पे कितना होता है, +2। तो
जैसे जैसे नीचे जाते हैं, मतलब इधर भी जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये लूज करने का, ये जल्दी से लूज करता है पर ये वाला जल्दी से लूज नहीं कर सकता है। तो वही यहाँ पे हो रहा है। देखो ऊपर में लिथियम था, सोडियम था, नीचे जा रहे हैं तो फ्लोरीन है। फ्लोरीन के आखिरी में क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या ये लूज करने का टेंडेंसी रखता है या एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी रखता है? फ्लोरीन तो एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी रखता है। तो वही बात वहां पे लिखा हुआ है कि जैसे जैसे हम डाउन द मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो नेचर है वो मेटल का वो घट रहा है, और मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर घटने के कारण रिएक्टिविटी भी क्या हो रहा है, वो डिक्रीज होते जा रहा है। आखिरी पॉइंट में लिखा हुआ कि अगर कोई मेटल हाइड्रोजन से ऊपर होगा तो वो H2 गैस को रिलीज करवाएगा, और अगर मेटल कोई नीचे से होगा तो वो H2 गैस को रिलीज नहीं करवा पाएगा। जैसे यहाँ पे Fe दिखाई है, ये सीरीज काफी बड़ा है, ये याद करने का कोई जरूरत नहीं है। Fe कहीं यहाँ पे आता है इसी के बीच में, तो ऊपर होता है Fe। तो Fe क्या करता है, हाइड्रोजन से देखो इधर कहीं है Fe, तो हाइड्रोजन से ऊपर है इसलिए H2 गैस रिलीज हो रहा है। लेकिन कॉपर हाइड्रोजन के कहाँ है, नीचे है, नीचे है इसलिए यहाँ पे H2 गैस को रिलीज नहीं करवा सकता है। तो ये टोटल पॉइंट है। आई होप कि ये सब पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये सीरीज याद करने का जरूरत नहीं है, पर लिख लेना ये सीरीज। इसमें से इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये और ये थ्योरी याद रखना है, और ये सब सारा पॉइंट को याद रखना, बाकी कुछ याद नहीं रखना।